तो चलिए सबसे पहले हम लोग कुछ चीज़ें, कुछ बेसिक चीज़ें, कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, फिर उसके बाद सवालों को करेंगे। ठीक है ना। क्लास में शुरू से अंत तक पूरा बने रहिएगा, आपको कहीं भी निराशा नहीं होगी, ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल ही रहेगा। ठीक है। देखिए दोस्तों, तो किसी भी प्लेन को यानी किसी भी समतल को अगर हम दो लाइंस से यहाँ पर बांट दें, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, यानी कि एक ऊर्ध्वाधर लाइन ये वाला और एक ये क्षैतिज रेखा, इन दो लाइनों से हम किसी भी समतल को 4 भागों में बांट सकते हैं। ये चारों भाग क्या क्या कहलाते हैं? क्वाड्रेंट कहलाते हैं, यानी चतुर्थांश कहलाते हैं। ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है इसको बोला जाता है एक्स एक्सिस। क्या कहते हैं इसको? एक्स एक्सिस, है ना। और ये जो वर्टिकल लाइन होता है इसको बोला जाता है वाई एक्सिस, यानी वाई अक्ष। ये एक्स अक्ष हुआ, ये वाई अक्ष हुआ। और ये जो इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन यानी मूल बिंदु। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि इस ओरिजिन से राइट साइड में जो भी लाइन होगा वो पॉजिटिव वैल्यू में होगा और लेफ्ट साइड में जो होगा वो नेगेटिव में होगा। इस ओरिजिन से जो ऊपर वाली जगह होगी वो पॉजिटिव होगी और नीचे हमारा नेगेटिव वैल्यू आएंगे, है ना। तो अगर पॉजिटिव साइड में देखा जाए यानी इस साइड में देखा जाए तो यहाँ पर मान लीजिए 1 है, फिर उसके बाद यहाँ पर 2 है, इसके बाद यहाँ पर 3 है ना। इस तरीके से ये आगे हमारा यहाँ पर चलता जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। क्लियर। और फिर इसके बाद इधर क्या होगा? इधर नेगेटिव वैल्यू होंगे, -1, -2, ये सारी चीज़ें आप पढ़े भी होंगे, है ना। ये -3 और इधर ये -4 मान लीजिए है, और इधर ये इनफाइनाइट तक जाता है, इधर भी ये अनंत तक और इधर भी ये अनंत तक यानी इनफाइनाइट तक चला जाता है। फिर इसके बाद इधर देखिए ये हमारा 1, क्योंकि ऊपर जा रहे हैं इसलिए पॉजिटिव वैल्यू होंगी, 2, फिर 3, फिर यहाँ पर ऐसे 4 और ये भी अनंत तक। नीचे भी आपका चूँकि नीचे आ रहे हैं तो -1, इधर आपका -2, इधर आपका -3, है ना। इस तरीके से ये यहाँ पर नीचे चलता जाएगा। तो ये जो है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इधर ये पॉजिटिव, इधर ये नेगेटिव। अब बात करते हैं इस क्वाड्रेंट में। अगर इस क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक क्या बनेगा? जैसे मान लीजिए कि एक पॉइंट हमारा यहाँ पर है, ठीक है, एक पॉइंट हमारा यहाँ पर है। तो अब इसको बड़े गौर से समझिए, ये किसके सिधाई में गया है? यहाँ पर 2 के सिधाई में, है ना, इस तरीके से। और इधर किसके सिधाई में आया है? इधर ये 3 के सिधाई में आया है ना। तो ये जो है एक्स एक्सिस में कितना दूर गया है? 3 यूनिट। ये पॉइंट देखिए ना, एक्स एक्सिस में 3 यूनिट दूर गया है और वाई एक्सिस यानी ऊपर कितना? 2 यूनिट गया है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो क्या बनेगा? पहले एक्स कोऑर्डिनेट को लिखा जाता है, यानी एक्स एक्सिस में कितना दूर तक गया है? 3 यूनिट तक। तो 3 को पहले लिखा जाएगा और वाई एक्सिस में कितना दूर तक गया है? 2 यूनिट तक। तो यहाँ पर हो गया आपका 2। एकदम बेसिक से आपको सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। तो 3 और 2 इसका कोऑर्डिनेट हो गया। इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, ये पॉइंट मान लीजिए कि ए है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? 3 और 2 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब मान लीजिए कि हमारा एक पॉइंट यहाँ पर है, इस तरीके से, है ना, यहाँ पर है हमारा एक पॉइंट। तो ये यहाँ पर 3 के सिधाई में है और यहाँ पर ये -2 के सिधाई पे है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? एक्स एक्सिस में -2 दूरी पर है तो यहाँ पर -2 हो गया और वाई एक्सिस में 3 यूनिट दूर गया है तो इसलिए 3 हो गया। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो -2 और 3 बना, है ना। समझ पा रहे हैं? अब यहाँ पर बड़े गौर से देख सकते हैं आप कि इस क्वाड्रेंट में ये जो पूरा एरिया है, ये यहाँ से इधर वाला पूरा एरिया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। आपको बता भी देते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है यानी कि दूसरा चतुर्थांश, ये थर्ड क्वाड्रेंट है आपका, है ना, यानी तीसरा चतुर्थांश, और ये आपका हिस्सा जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये सारी चीज़ें आप पढ़े हुए होंगे, थोड़ा सा रिकॉल करने की बस ज़रूरत है यहाँ पर। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में बड़े ध्यान से आप देख सकते हैं कि कोई भी अगर पॉइंट है तो उसके दोनों यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, ये दोनों आपके कैसे होंगे? पॉजिटिव वैल्यू होंगे। मतलब इसमें दोनों यहाँ पर पॉजिटिव होता है, एक्स एक्सिस वाला भी, वाई एक्सिस वाला भी। अगर इसमें कोई पॉइंट है तो एक्स एक्सिस वाला इसमें नेगेटिव होगा और वाई एक्सिस वाला पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अगर एक वैल्यू ऐसे दी गई है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर -4 और 7 दिया गया है, एक पॉइंट ये है। अब आप इसको देख कर ही बता सकते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में होगा। चूँकि एक्स कोऑर्डिनेट माइनस है और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो माइनस और प्लस किस में होता है? यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये जो पॉइंट आएगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। समझ में आ गया सभी को कि नहीं? अच्छे तरीके से। इसमें जो पॉइंट होगा इस वाले में वो दोनों नेगेटिव होगा,
क्योंकि x भी निगेटिव है, क्योंकि इधर आएगा x और नीचे y, तो x और y दोनों भी निगेटिव हो जाएंगे। लेकिन इस वाले क्वाड्रेंट में आपका x तो पॉजिटिव होगा, x वाला पॉजिटिव होगा, लेकिन y चूंकि नीचे आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो चारों क्वाड्रेंट में आप समझ गए कि कौन सा कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, कौन सा कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। क्लियर हो गया कि नहीं अच्छे से ये सारी चीज़ें? ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दोनों का, जहाँ पे दोनों काट रहे हैं एक दूसरे को, ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट को हम लोग कहते हैं ओरिजिन। और ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 है आपका, तो x में भी ये 0 है और y में भी 0 है, तो हमारा जो ओरिजिन होता है उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, क्योंकि कभी कभी डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है ओरिजिन यानी मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो यहाँ पर 0 0 हो जाता है। ये हमेशा याद रखना है। ठीक है, ये सारी बातें आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर कोई पॉइंट किसी एक्सिस पर मौजूद है, क्वाड्रेंट को छोड़कर किसी एक्सिस पर मौजूद है, तो हम लोग उसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक पॉइंट हमारा यहाँ पर है ना। अब ये ना तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना ही फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ये कहाँ है, एक्स एक्सिस पर है। तो एक्स एक्सिस पर जब है तो ये बताइए एक्स एक्सिस में कितना दूर तक गया है, 4 यूनिट दूर गया है, तो ये हो गया 4। और वाई कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस में कितना दूर गया है, 0, क्योंकि ना तो ये ऊपर शिफ्ट हुआ ना ही नीचे शिफ्ट हुआ है, ये एग्जैक्टली एक्स एक्सिस पर है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट जहाँ पे वो रहेगा वही होगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस में कहीं पर भी कोई भी पॉइंट अगर है एक्स एक्सिस पर, तो उसका जो वाई निर्देशांक होगा यानी वाई कोऑर्डिनेट दूसरा वाला वो 0 हो जाएगा। ऐसे ही अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर मौजूद है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है, इस पॉइंट का निर्देशांक क्या होगा, चूंकि ये एक्स में ना तो इधर गया है ना इधर शिफ्ट हुआ है, एक्स में कहीं भी नहीं गया है। ठीक है, तो एक्स वाला कोऑर्डिनेट इसका 0 हो जाएगा, लेकिन वाई में कितना दूर आया है, -3, तो 0 -3, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 -3 हो जाएगा। सारी चीज़ें समझ गए होंगे अब आप लोग, है ना, बिना किसी परेशानी के। एक लास्ट चीज़ हम आपको यहाँ पर बता देना चाहते हैं दोस्तों, ध्यान से, बड़े ध्यान से इस चीज़ को समझना है। देखिए अगर यहाँ पर इस पॉइंट को ले लिया जाए, है ना, ये हमारे पास एक पॉइंट है यहाँ पर 3 और 2, इस पॉइंट को, अब इस पॉइंट में आपसे ये पूछा गया कि इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, एक्स एक्सिस यानी इस अक्ष से कितना दूर पर है ये, है ना, एक्स एक्सिस में कितना दूर नहीं, एक्स एक्सिस से कितना दूर है। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस बताना है फ्रॉम द एक्स एक्सिस। बताइए ये पूरा एक्स एक्सिस है, इससे ये कितना दूर पर है, 2 यूनिट दूर है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना दूर है भाई, ऐसे देखिए ना, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, यहाँ से ये कितना दूर शिफ्ट हुआ है, 2 यूनिट, है ना। तो अगर आपको एक्स एक्सिस से दूरी पूछी जाए तो y कोऑर्डिनेट को बताएंगे, और अगर y एक्सिस से दूरी पूछी जाए तो x कोऑर्डिनेट को बताएंगे। ठीक है, जैसे अगर y एक्सिस से इसकी दूरी पूछी जाए तो ये y एक्सिस हुआ पूरा, यहाँ से ये कितना दूर है, देखिए 3 यूनिट दूर है भाई, यहाँ से यहाँ 3 है, तो यहाँ से यहाँ ये 3 यूनिट हो गए। तो अगर x एक्सिस से डिस्टेंस पूछा जा रहा है तो y कोऑर्डिनेट वाला बताया जाएगा, और अगर y कोऑर्डिनेट से दूरी पूछी जा रही है तो x कोऑर्डिनेट बताया जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं, सारी चीज़ें अब आप लोग इस चीज़ में समझ गए होंगे। एक चीज़ और समझ लीजिए कि ये जो पूरा प्लेन है, इस प्लेन को बोला जाता है कार्टेशियन प्लेन, या तो हम लोग एक्स वाई प्लेन कहते हैं, क्या कहते हैं, इसका नाम भी याद रखिए क्योंकि नाम भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है, एक्स वाई प्लेन कहते हैं, या फिर यहाँ पर इसको बोला जाता है कार्टेशियन प्लेन। क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, दोनों नामों से ये प्लेन जाना जाता है, ये समतल पूरा जाना जाता है। क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर सवालों पर। पहला सवाल यहाँ पर देखिएगा बड़े ध्यान से, इंग्लिश मीडियम वाले भी दिक्कत नहीं लेंगे, आपको इंग्लिश में भी सारी चीज़ें समझाई जाएंगी, भले ही टाइप नहीं किया गया इंग्लिश में, लेकिन आपको इंग्लिश में समझा दिया जाएगा। पहला बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है, यानी कौन सा पॉइंट यहाँ पर एक्स एक्सिस पर स्थित है, एक्स एक्सिस पर कौन सा पॉइंट होगा। अब आपको बताया गया है कि जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर होगा ना, उसका वाई वाला हिस्सा 0 हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो आपके ऑप्शन में कहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट 0 दिख रहा है, यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट 3 है, यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब यही वाला एक्स एक्सिस पर होगा। बाकी इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो गलती आपको नहीं करना है, ये नहीं कि एक्स
अक्ष पर पूछा गया है तो जहाँ पे x0 दिखे वहीं पर मार दें। ये जो पॉइंट है ये आपका y कोऑर्डिनेट पर होगा, सॉरी y एक्सिस पर होगा। ये जो पॉइंट है ये आपका y एक्सिस पर स्थित होगा। क्लियर हो गया? तो x एक्सिस पर स्थित होने वाला बिंदु हमारा ये है। NTPC CBT 1 2021 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं? अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे चलिए दूसरे सवाल पर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अब आपको बताया जा चुका है ना सारा कॉन्सेप्ट, तो सवाल लगा लेंगे। ये जो पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको 2 3 दिया गया है, इसका x एक्सिस से डिस्टेंस बताना है। ठीक है, इस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा ये बताना है यहाँ पर। तो क्या बताया था हमने, x एक्सिस से डिस्टेंस पूछा जा रहा है तो y वाला होगा, और अगर y एक्सिस से डिस्टेंस पूछा जाएगा तो x वाला हो जाएगा। क्योंकि x एक्सिस से डिस्टेंस पूछा जा रहा है तो इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, यानी कि 3 यूनिट हो जाएगा। तो 3 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में। देख कर बता सकते थे। टेक्नीशियन ग्रेड 1 2024 का सवाल है, आराम से बन गया। ठीक है, आगे चलिए तीसरे सवाल पर। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर। अब ये थोड़ा सा अलग आ गया है, लेकिन इसको अभी बेसिक से समझ लीजिए, फिर बाद में आपको अच्छे से समझाएंगे जहाँ पर आपको इक्वेशन समझाएंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जान लीजिए इसके बारे में। निम्न में से कौन सा इक्वेशन, कौन सा समीकरण वाई एक्सिस के पैरेलल, समानांतर का मतलब होता है पैरेलल, एक लाइन का रिप्रेजेंटेशन करता है? आपके ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा इक्वेशन है जो वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये? ठीक है, तो y एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन होगा, y एक्सिस के पैरेलल, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अगर x एक्सिस के पैरेलल है, आपको बता देते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, x एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, x एक्सिस के पैरेलल। तो अगर x एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, x एक्सिस के अगर पैरेलल है तो उसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो आपका कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि y इक्वल टू एक कोई कांस्टेंट आने वाला है। क्लियर हो गया? अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो। दूसरी बात, यहाँ पर अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो, अगर वो y एक्सिस के यहाँ पर पैरेलल है तो क्या होगा? यहाँ पर अगर y एक्सिस के पैरेलल है यानी y एक्सिस के समांतर है तो इसमें जो है x कोऑर्डिनेट जो होगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। क्लियर हो गया बात कि नहीं? है ना। तो दोनों चीज़ें इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर y एक्सिस के पैरेलल बोला है तो हमें देखना है कि x इक्वल टू कहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है, किस वाले इक्वेशन में। यहाँ y इक्वल टू 3 दिया है, मतलब y की वैल्यू कांस्टेंट है, तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि y की वैल्यू अगर कांस्टेंट होता है तो वो x एक्सिस के पैरेलल माना जाता है। ठीक है, इसको अगर देखिए, क्योंकि इसमें तो x और y दोनों चीज़ आ गया, तो ये तो आपका होगा नहीं, पैरेलल तो नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद इसको देखिए, अगर -2 को उधर ले जाएँ तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 1 + 2 यानी कि 3 हो जाएगा। तो y की वैल्यू एक कांस्टेंट आया है, और y की वैल्यू कांस्टेंट क्या दिखाता है कि वो x एक्सिस के पैरेलल है। समझ में आ गया यहाँ पर? ठीक है, तो ये वाला भी नहीं होगा आपका, बचा एक ही ऑप्शन है, ये वाला। कैसे? देखिए, ये आपका इधर आ जाएगा, मतलब x और -2x इधर आएगा तो +2x हो जाएगा, मतलब x + 2x 3x हो गया। 3x इक्वल ये 4 है, ये +3 उधर जाएगा -3, यानी 4 - 3 1 हो गया। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 1/3, मतलब एक कांस्टेंट है। तो x की वैल्यू कांस्टेंट आ रहा है, मतलब y एक्सिस के पैरेलल हो गए। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर। चलिए, ये वाला सवाल देखिएगा। एक चीज़ यहाँ पर भूल गए थे कॉन्सेप्ट में आपको बताने के लिए, समझिएगा। यहाँ पर अगर आपको एक पॉइंट दिया गया है, मान लीजिए कि वो पॉइंट P है ना, वो पॉइंट क्या है? P है यहाँ पर, और उस पॉइंट P के जो निर्देशांक दिए गए हैं वो x और y दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये जो x कोऑर्डिनेट होता है इसको हम लोग बोलते हैं एब्सिसा, है ना, यानी हिंदी में भुज बोला जाता है। तो यहाँ पर ये हो गया आपका एब्सिसा। ठीक है, एब्सिसा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर ये हो गया एब्सिसा। एब्सिसा को हिंदी में बोला जाता है यहाँ पर भुज। ठीक है, भुज। तो x वाला जो हिस्सा होगा वो आपका भुज होगा, यानी एब्सिसा होगा। अच्छा, ये जो y वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट नहीं, ऑर्डिनेट। ठीक है, सिर्फ ऑर्डिनेट यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा ऑर्डिनेट, और हिंदी में बोला जाता है इसको कोटि। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो अब यहाँ पर पूछा क्या गया है? भुज यानी कि एब्सिसा, और ऑर्डिनेट यानी कि कोटि पूछा गया है। तब भुज ये वाला है और ऑर्डिनेट ये वाला है, मतलब x 5 होगा और y यहाँ पर 6 होगा। तो x 5 y 6, ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, बस यही था हमारा इस सवाल में, और तो कुछ था नहीं। आगे चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर। इस सवाल को देखिए,
एक बिंदु है -2 और 4 किस क्वाड्रेंट में होगा, चतुर्थांश बोला गया है यानी क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में ये स्थित है। तो क्वाड्रेंट के बारे में हमने आपको बताया था, यहाँ पर पहली वैल्यू यानी x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, दूसरी वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव है यानी y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। मतलब क्या बना, माइनस और प्लस इस तरीके से बना है। तो ये किस में जाएगा, सोचिए आप थोड़ा कि अगर ये पहला वाला माइनस है मतलब लेफ्ट साइड में आएगा, है ना, और ये दूसरा वाला पॉजिटिव है मतलब ऊपर जाएगा। तो लेफ्ट साइड और ऊपर में कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है। मतलब ये पॉइंट हमारा कहाँ होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। बस आ गया हमारा आंसर। इस तरीके से आपको करना है। अब जैसे मान लीजिए एक पॉइंट हम आपको दे रहे हैं कि यहाँ पर -7 और -3 दिया गया है, ये पॉइंट बताइए किस क्वाड्रेंट में होगा। तो ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, इसके माइनस का मतलब लेफ्ट साइड और इसके माइनस का मतलब नीचे। तो लेफ्ट साइड और नीचे में कौन सा क्वाड्रेंट होता है, यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये किस में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा यानी तीसरे चतुर्थांश में आ जाएगा। समझ में आ गया होगा, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर एक आपको कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला पे बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए समझ लीजिए। यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास एक ये पॉइंट है ए है और इसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं समथिंग x1 और y1 मान लीजिए, है ना, x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। एक और पॉइंट है b यहाँ पर, है ना, एक और पॉइंट है, इसके कुछ और कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं समथिंग मान लीजिए कि x2 और यहाँ पर y2। क्लियर हो गया। अब पूछा जा रहा है इसमें कि इसके और इसके बीच की दूरी कितनी हो गई, यानी हमें डिस्टेंस बताना है। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए सीधा सा फॉर्मूला है यहाँ पर, बहुत सिंपल सा, आप लोग जानते भी होंगे। ये डिस्टेंस d है, तो ये जो डिस्टेंस होता है ये क्या होता है, अंडर रूट। यहाँ पर अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस मतलब x2 माइनस x1 करिए चाहे x1 माइनस x2 करिए, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी है ना। चाहे x2 माइनस x1 कर लीजिए या फिर x1 माइनस x2 कर लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मान लेते हैं कि हम x2 माइनस x1 कर लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा x2 माइनस x1 और इसका स्क्वायर। ठीक है, अच्छा हम ये क्यों बोल रहे थे कि x1 माइनस x2 करिए या फिर x2 माइनस x1 करिए, इसलिए क्योंकि स्क्वायर होने के बाद चाहे वो नेगेटिव वैल्यू आए चाहे पॉजिटिव वैल्यू आए, स्क्वायर करने के बाद पॉजिटिव ही हो जाना है उसको, तब दिक्कत नहीं होगी। फिर प्लस यहाँ पर, इसके बाद y2 माइनस y1 कर लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा y2 माइनस y1, यानी कि दोनों y कोऑर्डिनेट्स का यहाँ पर डिफरेंस का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये होता है हमारा डिस्टेंस फार्मूला। इस डिस्टेंस फार्मूला को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस याद कर लीजिए। अब यहाँ पर इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी, ये x1 y1, ये x2 y2। आपको सीधे क्या करना है, यहाँ से यहाँ डिफरेंस, यहाँ से यहाँ डिफरेंस ले लेना है। तो देखिए -3 में से 0 घटाइए तो -3 आ जाएगा, इसका कर देना है स्क्वायर, डायरेक्ट करना है आपको, प्लस फिर 0 माइनस 3, है ना भाई, 0 में से 3 घटाइए या फिर 3 में से 0 घटाइए, y1 माइनस y2 करिए चाहे y2 माइनस y1 करिए, आपकी मर्जी है। तो कहीं से भी कहीं को कर सकते हैं। और तो यहाँ पर 3 माइनस 0 करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, इसका यहाँ पर स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर हो गया, इसका रूट ले लीजिए, यही आ जाएगा आपका आंसर। -3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर भी 9, तो 9 9 18 हो गया यहाँ पर, है ना। या फिर ऐसे करिए ना, 18 को आप क्या लिख सकते हैं, 9 × 2 लिख सकते हैं। तो 9 का तो वर्गमूल होता है 3 और 2 अंदर पड़ा रहेगा, यानी कि 3√2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। आइए चलते हैं यहाँ पर अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी दोस्तों यहाँ पर डिस्टेंस ही पूछा गया है, डायरेक्टली निकाल लीजिए, है ना। तो क्या करना है यहाँ पर, a cos अल्फ़ा ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है यहाँ पर। तो डिफरेंस निकालना है आपको सीधे सीधे। a cos अल्फ़ा में से 0 घटाइए, मतलब a cos अल्फ़ा ही आएगा। तो यहाँ पर हो गया a cos अल्फ़ा, है ना, इसका कर लेंगे स्क्वायर यहाँ पर, फिर इसके बाद प्लस। अब 0 में से a sin अल्फ़ा घटाइए या फिर a sin अल्फ़ा में से 0 घटाइए, मतलब तो एक ही है। तो a sin अल्फ़ा में से 0 घटा देते हैं तो आएगा कितना यहाँ पर, a sin अल्फ़ा ही आ जाएगा यहाँ पर, है ना, a sin अल्फ़ा आ गया। इसका स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करके हम लोग यहाँ पर ले लेंगे क्या, √। अब देखिए ये हो गया a स्क्वायर, तो यहाँ पर a स्क्वायर, अब यहाँ भी a स्क्वायर आएगा, है ना। तो a स्क्वायर को ले लेते हैं कॉमन, यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है, cos स्क्वायर अल्फ़ा, और प्लस यहाँ बचेगा आपका sin स्क्वायर अल्फ़ा।
और ये बताइए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कितना होता है, 1 होता है। तो ये वैल्यू तो हो गई आपकी 1 के बराबर। ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर का जो वर्गमूल होगा वो कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, कन्फ्यूज़न यहाँ पर है। कन्फ्यूज़न क्यों है? क्योंकि एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू यहाँ पर ये है, ठीक है। एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू यहाँ पर ये है। तो इन दोनों में से होगा कौन? तो होगा दोस्तों यहाँ पर ये वाला, ठीक है। इसको मत टिक कर दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। भाई अंडर रूट ए स्क्वायर है, भले उसकी वैल्यू ए होगी, लेकिन यहाँ पर जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो ये वाली होती है। मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल सही आंसर है ना। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है, इस मॉड का मतलब भी बता देते हैं। मॉड का मतलब ये है कि अगर ए की वैल्यू कुछ भी रहे, चाहे पॉजिटिव रहे चाहे निगेटिव रहे, मॉड के बाहर जब ये आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब इस मॉड का मतलब ये है कि ये पूरी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, है ना। तो वैसे भी आप देख सकते हैं कि अंडर रूट ए स्क्वायर जो है ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा, है ना। तो ए की वैल्यू चाहे हम नेगेटिव लें चाहे पॉजिटिव लें, ये हमेशा कैसा वैल्यू देगा, यहाँ पर ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो अगर ए की वैल्यू यहाँ पर हम नेगेटिव ले भी लेते हैं तो इसकी पूरे की वैल्यू तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगी, है ना। लेकिन ये तो हमारा गलत हो जाएगा फिर इसके हिसाब से। क्लियर हो गया भाई? ऐसे समझिए ना कि जैसे मान लीजिए कि ए की वैल्यू हम यहाँ पर -3 ले लेते हैं, ए की वैल्यू -3 ले लेते हैं, तो यहाँ पर अगर -3 रखेंगे तो ये तो चलिए पॉजिटिव वैल्यू दे देगा। लेकिन अगर सिर्फ ए है हमारे पास तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू में तो डिफरेंस आ गया ना, क्योंकि ये -3 है और इसकी वैल्यू जब निकालेंगे तो +3 आ गया, गलत आ जाएगा, है ना। इसलिए ये वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए को मत टिक कर दीजिएगा, जल्दबाजी में गलत हो जाएगा। चलते हैं हम लोग यहाँ पर 8th नंबर पे। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है। ये 2 पॉइंट है हमारे पास, एक है x और 7 और दूसरा पॉइंट है यहाँ पर आपका 1 और 15। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट है। x की यहाँ पर संभावित मान बतानी है, पॉसिबल वैल्यू बतानी है, ठीक है। देखिए कैसे करना है। अब यहाँ पर डिस्टेंस आपको दिया गया है तो डिस्टेंस फार्मूला ही लगाएंगे। डिस्टेंस हमारे पास, अब डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, इसका माइनस इसका, यानी x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1, जो भी करिए आपकी मर्जी है। तो x1 माइनस x2 कर लेते हैं, यानी कि x माइनस 1 और इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। फिर इसके बाद प्लस इन दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर, यानी 15 में से 7 घटाएंगे 8, यहाँ पर 8 का स्क्वायर आएगा। और ये जो है मिलकर कितना आएगा, यहाँ पर डिस्टेंस दिया कितना है, 10 के बराबर। मतलब ये डिस्टेंस हमने 10 के इक्वल कर दिया। अब यहाँ पर क्या इसको सॉल्व करना है? क्या सॉल्व नहीं करना है भैया, सॉल्व करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। सॉल्व नहीं करना है। सॉल्व इसलिए नहीं करना है क्योंकि आप डायरेक्टली ऑप्शन से वैल्यू रख के देखिए ना। देखिए जैसे यहाँ पर आपका, यहाँ पर ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू आपके 6 के बराबर आनी चाहिए। क्यों? 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो 36 और 64 हो जाएगा 100 और 100 का रूट 10 आ जाएगा। मतलब ये जो x माइनस 1 है ये आपका 6 के बराबर आना चाहिए या फिर -6 के बराबर आना चाहिए। दोनों केसेस में 36 आएगा आपका। तो 6 कैसे कैसे बनेगा भाई? x की वैल्यू x माइनस 1 की वैल्यू या तो हम -6 ले सकते हैं या फिर 6 ले सकते हैं। 2 वैल्यू हो सकती है भाई। -6 अगर आएगा तो भी -6 का स्क्वायर 36 होगा, अगर 6 यहाँ पर होगा तो भी 6 का स्क्वायर 36 होगा। तो अगर x माइनस 1 की वैल्यू 6 आ गई, -6 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? -6 और ये -1 उधर जाएगा तो +1, यानी कि -5 आएगा। और -5 सिर्फ एक ही जगह पे, यही आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा अगर 6 लेते हैं तो क्या होगा भाई? देखिए x माइनस 1 की वैल्यू अगर 6 ले लेते हैं तो x की वैल्यू 6 + 1 7 हो जाएगी, यानी कि 2 संभावित मान आएंगे, -5 और 7 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं कैसे करना है? आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर देखते हैं। इस सवाल में आपको इनडायरेक्टली बोला गया है कि डिस्टेंस निकालो, है ना। यदि 2 - 2 और 5 2 एक वर्ग का मतलब स्क्वायर के 2 लगातार शीर्ष हैं, यानी कि यहाँ पर एडजेसेंट वर्टेक्स हैं लगातार, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी, है ना। अगर देखा जाए तो हमारे पास मान लीजिए कि ये यहाँ पर एक स्क्वायर गिवन है ना। स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल होते हैं। इसमें 2 पॉइंट आपको दिया गया है समथिंग, मान लीजिए कि 2 लगातार पॉइंट, ये हो गया 2 - 2 पहला पॉइंट, और लगातार का मतलब एडजेसेंट, ये वाला और ये वाला हो सकता है, या फिर ये और इसको ले लीजिए, ये लगातार हो जाएंगे। तो इसको मान लेते हैं कि ले लेते हैं ये आपका 5 - 2 है, 5 और 2 है। तो हमें तो यही ना पूछा गया है कि इस स्क्वायर के प्रत्येक साइड्स निकालने हैं।
हर एक साइड की लेंथ कितनी होगी। तो साइड का लेंथ मतलब यहाँ से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ही निकालना है। डिस्टेंस फार्मूला लगा लीजिए, क्या होता है डिस्टेंस यहाँ पर, पहले तो लगाएंगे अंडर रूट डिफरेंस का स्क्वायर, 5 में से 2 घटाएंगे, 5 - 2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर, फिर प्लस। अब कुछ बच्चे गलती कर देंगे, यहाँ पर जोड़ के 0 लगा देंगे, 2 और -2 करेंगे 0 आ जाएगा, ख़त्म कर देंगे कहानी, जो कि गलत हो जाएगा, है ना। तो ऐसे नहीं करना है। देखिए बड़े गौर से समझिए, 2 में से अगर -2 घटाया जाए, 2 में से अगर -2 को घटाया जाए तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 4 आ जाएगा इसकी वैल्यू। तो 2 में से -2 अगर घटाएंगे तो 4 आएगा दोस्तों यहाँ पर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा, यानी कि 5 यूनिट, 5 इकाई इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये करना था इसमें। आगे चलिए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, x और y के बीच इस प्रकार संबंध है, यानी रिलेशन बताना है कि x और y का जो डिस्टेंस है 6 2 से और 4 6 से वो बराबर दूरी पर हो, समान दूरी पर हो। इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है इन दोनों पॉइंटों से बराबर दूरी पर है ना। तो बस बराबर दूरी आपको करनी है और तो कुछ करना नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए क्या हो जाएगा, कैसे करेंगे देखते जाइए। मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बराबर कर देना है आपको। चलिए पहले इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखते जाइए, अंडर रूट, है ना, अंडर रूट लगाएंगे यहाँ पर। x में से 6 को घटाइए, यानी x - 6 इसका स्क्वायर, फिर यहाँ पर प्लस y में से 2 को घटा देंगे, यानी कि y - 2 हो जाएगा, y - 2 का स्क्वायर। ये है जो बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, अंडर रूट इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो x - 4 का होल स्क्वायर, x - 4 का होल स्क्वायर, है ना, और प्लस y में से 6 घटाइए, मतलब y - 6 का होल स्क्वायर। सब खत्म हो गया। कैसे ख़त्म हो जाएगा, इधर भी रूट लगा इधर भी रूट लगा है, दोनों साइड अगर स्क्वायर तक कर देंगे तो रूट हट जाएगा। तो बनेगा क्या, यहाँ x - 6 का होल स्क्वायर करेंगे, उसको ओपन करेंगे हम लोग, है ना। तो बस ये देखिए कि भाई एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी आएगा और इसको भी जब ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी आएगा। तो इधर का एक्स स्क्वायर इधर का एक्स स्क्वायर कैंसिल, इसमें वाई स्क्वायर आएगा और इधर भी वाई स्क्वायर आएगा, तो इधर का वाई स्क्वायर और इधर का वाई स्क्वायर कैंसिल, है ना। क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो मतलब स्क्वायर वाला तो ख़त्म हो गया। अब इसका हमें लिखना है 2xy, है ना, या 2ab या फिर b स्क्वायर। तो b मतलब यानी कि 6, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 प्लस या फिर सॉरी माइनस -2xy। तो 2 × a × b रखिए, 2x × 6 यानी कि 12x हो गया, प्लस इसको देखिए वाई स्क्वायर तो ख़त्म हो चुका था, मतलब यहाँ का क्या बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस यहाँ पर 2 दूना 4 वाई इक्वल, इधर देखिए एक्स स्क्वायर ख़त्म हो गया था, मतलब ये कितना बचा, 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 2xy यानी कि 8x, फिर यहाँ पर प्लस 6 का स्क्वायर ये हो जाएगा 36 और माइनस कितना हो जाएगा 2xy यानी कि 12 वाई हो जाएगा। अब और कट रहा है ये वाला कट जाएगा, +36 +36, क्योंकि ये +36 इधर आएगा तो -36 हो जाएगा, वैसे भी 0 हो गया, है ना। और देखिए यहाँ पर अगर इसको देखा जाए तो -12x इधर है, उधर से -8x आएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, अगर या फिर इसको पॉजिटिव करते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं। अगर ये इधर आ जाएगा तो क्या होगा, -12x और प्लस का 8x हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए -4y तो है ही है इधर, और ये -12y इधर आएगा तो प्लस का 12y हो गया, है ना, इक्वल इधर आपका देखिए इधर 14 है तो ये हो गया 14 और ये +4 उधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। एक सेकंड, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, काट लेते हैं यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा, अच्छा ये 8x है ना, यहाँ पर ये 8x के बराबर हो गया। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ यहाँ पर हो रहा है। गड़बड़ ये हो रहा है कि यहाँ पर 14 नहीं होगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा। 16 क्यों, क्योंकि 4 का स्क्वायर किया है ना, तो यहाँ पर 16 होगा और ये भी 16 हो जाएगा। अब आ जाएगा, तो अब देखिए यहाँ पर, अच्छा 16 4 12, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये -4x हुआ और ये प्लस का 8y और ये हो जाएगा आपका 12 के बराबर। माइनस को सबसे गुणा कर दीजिए, माइनस अगर यहाँ गुणा होगा, अच्छा पहले 4 से काट लीजिए, 4 से इसको काटेंगे या फिर -4 से काट लीजिए, -4 से इसको काटेंगे तो सिर्फ x बचेगा, -4 से इसको काटेंगे तो -2y हो जाएगा
और -4 से इसको काटेंगे तो माइनस का 3 बचेगा, यानी x माइनस 2y इक्वल टू -3। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। प्रैक्टिस करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे तो ये सवाल बहुत जल्दी होंगे, है ना। आगे चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12। अब यहाँ पर इसको सीख गए होंगे ना, तो इसको जल्दी जल्दी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, सेम टाइप का सवाल है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बराबर है। यहाँ पर निकालिए रिलेशन, x माइनस 5 का होल स्क्वायर, यहाँ पर x माइनस 5 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो y माइनस 3 का होल स्क्वायर ये बराबर होगा, रूट को हम डायरेक्टली हटाए दे रहे हैं क्योंकि रूट तो दोनों साइड आएगा। फिर यहाँ पर x में से 4 घटाएंगे, x माइनस 4 का होल स्क्वायर और प्लस y में से 6 घटाएंगे तो ये हो जाएगा y माइनस 6 का होल स्क्वायर। स्क्वायर वाले पार्ट भी गायब हो जाएंगे, x स्क्वायर y स्क्वायर भी खत्म हो जाएगा दोनों तरीके से। यहाँ कितना आएगा 25, है ना, देखते जाइएगा। यहाँ पर क्या आएगा 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 5 दूना 10x आ जाएगा, है ना, 2xy या 2a भी कह लीजिए। प्लस यहाँ कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 दूना 6y हो गया इक्वल, यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 16 और माइनस 4 दूना 8x और प्लस 6 का स्क्वायर 36 माइनस यहाँ पर 6 दूना 12y। ठीक है, बस सॉल्व कर लीजिए तो कितना होगा माइनस 10x और प्लस 8x, भाई ये इधर आ जाएगा तो माइनस का 2x बचा, है ना। यहाँ माइनस 6y है, ये माइनस 12y इधर आएगा तो प्लस 12y, 12y माइनस 6y यानी कि प्लस का 6y आ जाएगा इक्वल। यहाँ 16 है, अब देखते जाइएगा 25 और 9 5 14 34 हो गया। भाई देखिए यहाँ पर 25 और 9 34 हो गया, तो इधर 36 है तो 36 माइनस 34 2 आ जाएगा, 2 में 16 जोड़ दीजिए ये हो जाएगा 18, 2 से कट भी जाएगा तो ये माइनस x और प्लस 3y और इधर हो गया आपका 9, है ना ये। अच्छा इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर एक काम करते हैं, क्या करते हैं, कुछ तो गड़बड़ है क्या यहाँ पर, नहीं कोई गड़बड़ नहीं है। देखिए इस 3y को पहले लिख दीजिए, 3y को पहले लिख दें और माइनस का यहाँ पर x है इक्वल यहाँ पर 9 हो गया, तो बस इस तरीके से दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर डी, है ना। तो आपको घुमा फिरा के भी दे सकता है, आपको देखना होगा कहाँ पर अरेंज करने पे आ रहा है। क्लियर हो गया होगा बिना किसी परेशानी के। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अब इसमें बोला जा रहा है कि ये जो ABCD जो पॉइंट दिए गए हैं ये एक समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम के वर्टेक्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये जो है K इसकी वैल्यू बतानी है ना। तो पहले यहाँ पर पैरेललोग्राम बना लेते हैं। पैरेललोग्राम में एक चीज़ आप लोग ध्यान दिए होंगे, पैरेललोग्राम का डायग्राम यहाँ पर बना देते हैं। ये हो गया, फिर इसके बाद ये हो गया यहाँ पर, है ना, और इनको ऐसे मिला दिया जाता है तो ये एक पैरेललोग्राम बन जाता है। पैरेललोग्राम में आमने सामने के साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। अपोजिट साइड्स जो हैं, ये साइड इसके बराबर होगा, ये साइड इसके बराबर होगा। तो हमें बस यही करना है ना, हमें क्या करना है, यही करना है। ये पॉइंट A है मान लीजिए, ये पॉइंट आपका B है, यहाँ पर ले लीजिए B, ये C और ये यहाँ पर D। तो या तो AD और BC बराबर कर लीजिए या फिर AB और CD बराबर कर लीजिए, आपकी मर्जी है। चाहे इन दोनों को बराबर कर लीजिए, दोनों में से आंसर आ जाएगा आपका, चाहे AB और CD को बराबर कर लीजिए, है ना, दोनों तरीके से आंसर आ जाएगा। तो देखिए AB पहले निकालते हैं, चलिए हम AB और CD को बराबर करते हैं, है ना। तो AB निकालिए पहले, मतलब A से B तक का डिस्टेंस, ये A है ये B है, निकालिए इन दोनों के बीच की दूरी, कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 यानी 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 और 2 का डिफरेंस 1, तो 1 का स्क्वायर, इसका लगा लीजिए रूट, ठीक है। अच्छा दोनों साइड दूरी बराबर करनी है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, C और D के बीच की भी दूरी बराबर करनी है तो रूट तो दोनों साइड लगेगा, है ना, दोनों साइड लगेगा भाई। यहाँ से अगर हम करें कि AB बराबर CD होगा तो इनके स्क्वायर की वैल्यू भी तो बराबर होगी, मतलब हम लोग हटा देते हैं स्क्वायर रूट, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा C से D निकालिए तो 1 माइनस K, या फिर कुछ भी कर सकते हैं, K में से 1 घटा दीजिए क्योंकि C और D के बीच का डिस्टेंस निकाले हैं। तो x1 माइनस x2 यानी कि K माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस -1 में से 0 घटाइए तो -1 ही आएगा, तो यहाँ हो गया -1, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये +1 और ये +1 ख़त्म हो गया दोनों साइड से। अच्छा अब यहाँ 3 स्क्वायर है, यहाँ K माइनस 1 का स्क्वायर है, तो अगर हम ये कहें दोस्तों कि 3 का स्क्वायर और इधर है K माइनस 1 का स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर ये बताइए कि हम K की वैल्यू कितना रखें कि यहाँ पर ये बराबर हो जाए, क्योंकि K की वैल्यू 1 तो 4 हो सकती है,
भाई यहाँ 3 लाना है, 3 का स्क्वायर बनाना है इसको। तो 3 का स्क्वायर बनाने के लिए ये बताइए कि k का वैल्यू हमारा एक तो 4 हो सकता है, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, लेकिन 4 तो आपके ऑप्शन में दिया नहीं है, तो क्या करेंगे? अच्छा स्क्वायर दिया है तो हम -3 भी इसको बना सकते हैं। भाई 3 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर दोनों बराबर है होता है ना? -3 का भी स्क्वायर 9 आता है, 3 का भी स्क्वायर 9 आता है, मतलब इस पूरे वैल्यू को -3 बनाना है यहाँ पर। तो k-1 की जो वैल्यू है वो -3 बनाना है हमें। तो k की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी? -2 हो जाएगी। भाई इसको इधर ले जाएंगे तो -3 + 1 -2 आ गया, है ना? तो k की वैल्यू यहाँ पर -2 होगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। बढ़िया सवाल था ना, अच्छा था। इसको बिना डायग्राम बनाए भी कर सकते हैं और तभी कर सकते हैं जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, है ना? आई होप समझ गए होंगे आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पर जो डिस्टेंस फार्मूला तक हमारे सवाल थे, कुछ बेसिक सवाल कॉन्सेप्ट बेस्ड और कुछ यहाँ पर फार्मूला बेस्ड सवाल जो डिस्टेंस फार्मूला था, तो ये सवाल हो चुके हैं। अगले क्लास में हम लोग सेक्शन फार्मूला बेस्ड सवालों को करने वाले हैं। जो सेक्शन फार्मूला होता है ना, तो उस पर रिलेटेड सवालों को करने वाले हैं आज के क्लास। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। मिलेंगे हम लोग ऐसे ही बेहतरीन सवालों के साथ, बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।